प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के पाठ नेताजी का चश्मा के अभ्यास संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने नेताजी का चश्मा पाठ का सार, स्वयं प्रकाश जी का परिचय तथा पाठ का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। प्रश्न 1, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था और उस मूर्ति को पूर्णता प्रदान करता था, परंतु आसपास के लोग उसकी इसी गतिविधि के कारण उसका मजाक भी उड़ाते थे और मजाक में उसे कैप्टन कहते थे। प्रश्न नंबर 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। कै भाग हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मायूस का अर्थ है निराश, उदास। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि जब हालदार साहब को पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, तो वे सोचने लगे कि अब उस मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगाएगा और मूर्ति चश्मे से रहित रहेगी, इसलिए वे मायूस हो गए थे। ख भाग मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? इसके उत्तर में लिखेंगे कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि आज भी हमारे देश में कुछ बच्चे और कुछ लोग ऐसे हैं जो देशभक्तों का भरपूर सम्मान करते हैं, इसलिए उस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसी ने बनाकर लगा दिया, क्योंकि उसे भी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अधूरी लगती थी। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो ये हमने पाठ के अंत में पढ़ा था कि जब हालदार साहब ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो वे अत्यधिक संवेदनशील हो गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। उन्हें यह बहुत अच्छा लगा कि मूर्ति पर किसी ने सरकंडे का चश्मा बनाकर लगा दिया है, और उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना आज भी लोगों में विद्यमान है। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसके प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। देशभक्त अपने देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ दे देते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो उन देशभक्तों का मान सम्मान नहीं करते और वे स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं। प्रश्न नंबर 4, पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान थी। वह हमेशा मुंह में पान ठूसे रखता था और पान खाने के कारण उसके दांत लाल काले पड़ गए थे। तो इसका उत्तर आपको पृष्ठ संख्या 61 पर गद्यांश नंबर 4 पर मिलेगा। प्रश्न 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इसका उत्तर आपको पृष्ठ संख्या 62 पर गद्यांश 3 और 4 में मिलेगा। जब हालदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि क्या चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है, तब पान वाला उसका मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तो ये पान वाले द्वारा कैप्टन के प्रति इस तरह के विचार हालदार साहब को अच्छे नहीं लगे। कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी हर उस देशभक्त को दुखी करती है जो अपने देश को सब कुछ समझता है। इस प्रकार की बातें करने वाले लोग देशभक्ति को पागलपन और देशभक्त को पागल कहते हैं। ऐसी टिप्पणी देश व देशभक्तों का अपमान है, उनके बलिदान का अपमान है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक
देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। हमें ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? क भाग, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इससे पता चलता है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी, इसलिए उनका ध्यान उस मूर्ति पर चला जाता था, उस मूर्ति पर लगे हुए चश्मे पर भी जाता था और उस मूर्ति पर चश्मा लगना उन्हें अच्छा लगता था और मूर्ति को पूर्णता प्रदान हो जाती थी। ख भाग, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि पहले पान वाला उसका मजाक उड़ाता था, परंतु अब वह संवेदनशील है और चश्मे वाले की मृत्यु पर अत्यधिक दुखी है। और इसका अर्थ यह है कि वह मन ही मन चश्मे वाले से लगाव रखता था, इसलिए उसकी मृत्यु पर दुखी है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि उसके मन में नेताजी, देशभक्तों और शहीदों के प्रति सम्मान की भावना थी। वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। प्रश्न नंबर 7, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर कौन सा चित्र रहा होगा? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उन्हें यह लगता था कि कैप्टन शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है, जो नेताजी की मूर्ति को चश्मे के बिना नहीं देखना चाहता। आज़ाद हिंद फौज में काम करने वाला यह व्यक्ति हट्टा कट्टा एवं स्वस्थ होगा। प्रश्न नंबर 8, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। क भाग, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो उद्देश्य में आप लिखेंगे कि समाज सेवा, देश सेवा या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्ति प्रायः कस्बों, चौराहों और महानगरों और शहरों में लगाई जाती हैं। इनका उद्देश्य होता है कि लोग ऐसे लोगों के कार्यों को जानें और उनसे प्रेरित हों, लोगों में अच्छे कार्य करने की रुचि उत्पन्न हो और वे उसके लिए प्रेरित हों। लोग ऐसे लोगों को ना भूलें तथा उनकी चर्चा करते हुए युवा पीढ़ी को भी उनसे परिचित कराएं। ख भाग, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित कराना चाहेंगे और क्यों? तो ये आप खुद भी कर सकते हैं प्रश्न, और अंदाजे के लिए मैं बता रही हूँ आपको। मैं अपने इलाके के चौराहे पर चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगवाना चाहूँगा, ताकि लोग, विशेषकर युवा वर्ग को अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिले। वे अपनी मातृभूमि पर आंच न आने दें और अपने जीते जी देश को गुलाम होने से बचाए रखें। प्रश्न नंबर 11, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? तो इसके उत्तर आप लिखेंगे, हमें उस मूर्ति की सफाई रखनी चाहिए। साल में कम से कम एक बार वहां ऐसा आयोजन करें कि लोग वहां एकत्र हों और उस व्यक्ति के कार्यों की चर्चा की जाए। उस व्यक्ति के कार्यों की वर्तमान में प्रासंगिकता, महत्व बताते हुए उसके जीवन से कुछ सीखने के लिए प्रेरित किया जाए और उस मूर्ति का मान सम्मान भी किया जाए। जैसे जन्मदिन है वो मना सकते हैं और उनके कार्यों पर चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम का परिचय देते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि।
अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल कीजिए। सार्वजनिक संपत्ति होती है सरकारी संपत्ति, जिसका प्रयोग सभी लोग करते हैं। और पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, सीमा पर तैनात फौजी विशिष्ट रूप से देश प्रेम का परिचय देते हैं। उनका देश प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का और अनुकरणीय होता है, परंतु हम लोग भी विभिन्न कार्यों के माध्यम से देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं। वे काम हैं सरकारी संपत्ति को हानि ना पहुंचाना, बढ़ते प्रदूषण को रोकने में मदद करना, अधिक वृक्ष लगाना, पर्यावरण तथा आसपास की सफाई रखना, पानी के स्रोतों को दूषित होने से बचाना, वर्षा जल का संरक्षण करना इत्यादि। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। स्थानीय बोली का मतलब जिस क्षेत्र से यह पाठ जुड़ा हुआ है वहाँ के, और मानक हिंदी का अर्थ है शुद्ध हिंदी में। वाक्य है, कोई गिराक आ गया, तो यहाँ गिराक की जगह ग्राहक शब्द आएगा। उसको चौड़े चौखट चाहिए, चौखट की जगह फ्रेम शब्द आएगा। तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर की जगह कहाँ शब्द आएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, यहाँ दे दिया की जगह आएगा दे देता है। उधर दूसरा बिठा दिया, उधर अर्थात मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा दिया। बिठा दिया का अर्थ है लगा दिया। आगे प्रश्न 11, बई खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान से पढ़ते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। यदि इसी वाक्य को हम कहें कि बहुत बढ़िया विचार है, बहुत बढ़िया उपाय है, तो शायद उतना प्रभाव नहीं होगा। तो इसका अर्थ यह है कि एक भाषा के शब्द जब ज्यों के त्यों दूसरी भाषा में आते हैं तो इससे भाषा सरल, सहज और बोधगम्य बनती है। वह अधिक लोगों द्वारा प्रयोग और व्यवहार में लाई जाती है। कुछ ही समय में ये शब्द उसी भाषा के अंग बन जाते हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित वाक्यों में निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो नए वाक्य आप खुद बनाएंगे। मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि निपात होते हैं ही, तक, भी, मात्र, केवल। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य में कुछ विशेष बल दिया जाता है। जैसे नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, तो यहाँ पर तो और भी निपात है। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, यहाँ पर ही शब्द निपात है। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, तो शब्द निपात है। हालदार साहब अब भी समझ नहीं पाए, भी शब्द निपात है। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, तक शब्द जो है निपात है। वाक्य आप खुद बनाएंगे। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। तो कर्मवाच्य में हम कर्ता के बाद के द्वारा लगाते हैं और क्रिया जो है कर्म के अनुसार हो जाती है। पहला वाक्य है, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, वह की जगह आ जाएगा उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से कोई एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता था, कर दिया जाता था, ये आएगा। ख भाग, पान वाला नया पान खा रहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। ग भाग, पान वाले ने साफ बता दिया था। तो यहाँ लिखेंगे पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। घ भाग, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। ड, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताजी के द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। च भाग, हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। तो इसके उत्तर में लिखेंगे हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। प्रश्न 14, यहाँ पर आपने भाववाच्य में इन वाक्यों को बदलना है। भाववाच्य में
कर्ता के बाद से लगता है और क्रिया जो है भाव के अनुसार हो जाती है। माँ बैठ नहीं सकती, तो इसका उत्तर होगा माँ से बैठा नहीं जाता। ख भाग, मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। ग भाग, चलो अब सोते हैं, उत्तर होगा चलो अब सोया जाए। घ भाग, माँ से माँ रो भी नहीं सकती, तो इसके उत्तर में लिखेंगे माँ से रोया भी नहीं जाता। इसके साथ ही हमारा यह अभ्यास कार्य समाप्त होता है। धन्यवाद।